इस बीच एक बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट आपके लिए यह है कि भारत सरकार ने रशिया से 21 मिग-29 और 12 सुकोई 30 MKI फाइटर जेट्स की खरीद को मंजूरी दे दी है। इसके अलावा पहले से मौजूद 59 मिग-29 विमानों को अपग्रेड किए जाने की भी योजना है। मिग-29 फाइटर जेट्स को खरीदने और इन्हें अपग्रेड करने पर करीब 7,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे, जबकि 12 नए Su-30 MKI विमानों का निर्माण हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HAL द्वारा किया जाएगा और इस पर करीब 11,000 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। इसके अलावा भारतीय वायुसेना और नौसेना के लिए 1,000 किलोमीटर तक वार करने वाले मिसाइल सिस्टम की खरीद को भी मंजूरी दे दी गई है, जिसकी लागत करीब 20,400 करोड़ रुपए है। ये महत्वपूर्ण मंजूरी ऐसे समय में आई है जब भारत और चीन के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है और पूरी दुनिया की नजर इस पर टिकी है कि रशिया जैसा देश इस विवाद में किसका साथ देगा। लेकिन चीन की सेना को अगर हमें जवाब देना है तो उसके लिए हमें न सिर्फ बड़ी मात्रा में हथियारों की जरूरत पड़ेगी बल्कि आधुनिक हथियारों की जरूरत पड़ेगी और इसके लिए रशिया हमारा बहुत पुराना दोस्त रहा है और सबसे पहले भारत ने रशिया से ही अपनी खरीद को दोबारा से शुरू किया है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से फोन पर बात की है और उन्हें सेकेंड वर्ल्ड वॉर में रशिया की जीत के 75 साल पूरे होने पर बधाई दी है। और महत्वपूर्ण बात यह भी है कि आज ही रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का वर्ष 2036 तक राष्ट्रपति पद पर बने रहने का रास्ता भी साफ हो गया है, क्योंकि उन्हें एक्सटेंशन दिए जाने से जुड़े सारे संवैधानिक संशोधनों पर रशिया की जनता ने अपनी मोहर लगा दी है। और इस जनमत संग्रह में जीतने के बाद पुतिन को बधाई देने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले अंतर्राष्ट्रीय नेता हैं। दोनों नेताओं के बीच रणनीतिक साझेदारी बढ़ाने को लेकर भी आज बहुत महत्वपूर्ण चर्चा हुई है और ये चर्चा इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इस समय भारत और चीन के बीच विवाद चल रहा है। भारत रशिया का बहुत पुराना दोस्त है और चीन आजकल रशिया का नया दोस्त बना हुआ है और रशिया को अब ये देखना होगा कि अगर ये विवाद बढ़ता है तो वो चीन का साथ देगा या फिर भारत का। व्लादिमीर पुतिन को वर्ष 2024 में अपना पद छोड़ना था, यानी अब से 4 साल के बाद, लेकिन अब वो 2036 तक अपने पद पर बने रहेंगे, यानी उन्हें कुल मिलाकर 12 वर्षों का एक्सटेंशन मिला है और इसी के साथ वो रशिया में सबसे लंबे समय तक सत्ता में रहने वाले सर्वोच्च नेता बन जाएंगे। इससे पहले जोसेफ स्टालिन 29 वर्षों तक सत्ता में रहे थे। पुतिन की छवि एक राष्ट्रवादी नेता की है, लेकिन उनके सामने बहुत सारी चुनौतियां भी हैं। कुछ लोग आरोप लगाते हैं कि उन्होंने रशिया की संवैधानिक संस्थाओं को नष्ट कर दिया है, लेकिन पुतिन रशिया को एक बार फिर से महाशक्ति बनाना चाहते हैं और रशिया की 78% जनता ने उनके पक्ष में मतदान करके एक बार फिर से उन पर अपना विश्वास जताया है। तो ये रशिया के लिए कि तो बहुत बड़ी घटना है ही, लेकिन ये दुनिया के लिए भी एक बहुत बड़ी घटना है, क्योंकि अब पुतिन दुनिया की राजनीति में 2036 तक सक्रिय रहेंगे। कुछ लोग पुतिन को नए जमाने का जार भी कहते हैं। रशिया की संस्कृति में जार उस नेता या राजा को कहा जाता है जो अपने विरोधियों को समाप्त कर देता है, लेकिन जनता उसे अपना पूरा समर्थन देती है। इसलिए आज हमने व्लादिमीर पुतिन के जीवन पर आपके लिए एक विश्लेषण तैयार किया है और उनकी ये कहानी देखकर आप समझ जाएंगे कि व्लादिमीर पुतिन रशिया और वहां के लोगों के लिए क्या मायने रखते हैं। आपको हो सकता है उनकी जीवन की जो कहानी है आपको अभी तक पता ना हो और आपने उनके बारे में किताब ना पढ़ी हो। बहुत सारी किताबों में तो ये लिखा है, लेकिन आपके पास किताबें पढ़ने का समय अब नहीं होगा। इसलिए आज आप ये विश्लेषण देख लीजिए तो आप समझ जाएंगे कि व्लादिमीर पुतिन किस तरह के व्यक्ति हैं, किस तरह के नेता हैं और अगर वो 2036 तक दुनिया की राजनीति में अहम रोल निभाएंगे तो फिर दुनिया की राजनीति में भी क्या बदलाव आ सकते हैं। व्लादिमीर पुतिन अब वर्ष 2036 तक रूस के राष्ट्रपति बने रहे। रूस की सत्ता के शिखर पर पहुंचने का उनका यह सफर किसी फिल्मी कहानी जैसा है।
जिसमें हीरो भी खुद पुतिन है और विलन भी। पुतिन के पिता सोवियत नेवी का हिस्सा थे और मां एक फैक्ट्री वर्कर थी। उनका जीवन गरीबी और अभाव में बीता। पुतिन विद्रोही स्वभाव के थे। बच्चे अपने टीचर्स के लिए फूल लेकर जाते थे, लेकिन पुतिन अपने टीचर्स को पौधे भेंट करते थे। वो स्कूल में चाकू लेकर चले जाते थे। उन्हें गिटार बजाना पसंद था। वो बीटल्स के रिकॉर्ड सुनते थे। उनके पिता ने उन्हें बॉक्सिंग सिखानी चाहिए, लेकिन उन्होंने जूडो सीखा। पुतिन खुद कहते हैं कि मार्शल आर्ट ने उनकी जिंदगी बदल दी, जिससे उनमें दृढ़ता का भाव आया। पुतिन जब मिडिल स्कूल में थे, तभी उन्हें कम्युनिस्ट पार्टी का स्कूल लीडर चुना गया। उनका सपना था कि वो सोवियत सीक्रेट एजेंट बने। उनका यह सपना तो पूरा नहीं हुआ, लेकिन वर्ष 1975 में उन्होंने रूस की खुफिया एजेंसी केजीबी ज्वाइन की, जहां वो एक सामान्य जासूस माने जाते थे। पुतिन जब एक बार विदेशी पोस्टिंग पर थे, तब उन्होंने अपनी सूझबूझ का परिचय दिया। जर्मनी में बर्लिन की दीवार गिराए जाने के बाद ड्रेसडेन में केजीबी दफ्तर को प्रदर्शनकारियों ने घेर लिया। उस वक्त दफ्तर में एक गार्ड और 4 ऑफिसर मौजूद थे, जिनमें सबसे सीनियर ऑफिसर पुतिन थे। उन्होंने मॉस्को कॉल किया, लेकिन जब कोई मदद नहीं आई तो उन्होंने अपनी वर्दी पहनी और आधी रात के वक्त बाहर आए। उन्होंने प्रदर्शनकारियों से कहा कि उनके गार्ड्स के पास हथियार हैं जो प्रदर्शनकारियों को शूट कर सकते हैं, जिसके बाद प्रदर्शनकारी वहां से चले गए। मार्च 1989 में सोवियत यूनियन में पहली बार चुनाव हुए। यहीं से पुतिन की राजनीति में एंट्री हुई और कुछ ही वक्त में वो राष्ट्रपति बोरिस येल्त्सिन के सबसे भरोसेमंद इंसान बन गए। 14 दिसंबर 1999 के दिन येल्त्सिन ने पुतिन के साथ एक गुप्त मीटिंग की और कहा कि वो अपनी जगह उन्हें राष्ट्रपति बनाना चाहते हैं। पुतिन ने 16 दिन तक ये खबर अपने तक रखी। बाद में 30 दिसंबर को खुद येल्त्सिन ने इसकी घोषणा की। पुतिन की पत्नी को भी यह खबर तब पता चली जब लोगों ने उन्हें शुभकामनाएं देने के लिए कॉल की। पुतिन अपने फायदे के लिए मीडिया का इस्तेमाल करना बखूबी जानते हैं। सेंट पीटर्सबर्ग के मेयर की टीम का युवा सदस्य रहते हुए उन्होंने टेलीविजन डॉक्यूमेंट्री तैयार की ताकि वो खुद को रूस की जनता के सामने पेश कर पाए। ब्यूरो रिपोर्ट, जी न्यूज। जमीन के लिए चीन की भूख ऐसी है कि वो दुश्मनों को तो क्या, अपने दोस्तों को भी कभी छोड़ता नहीं। रशिया आजकल चीन का नया दोस्त है, लेकिन चीन ने अब रशिया के एक शहर व्लादिवोस्तोक पर भी अपना दावा जता दिया है। चीन के मीडिया और सोशल मीडिया में वहां के पत्रकार, वहां के डिप्लोमेट्स और दूसरे लोग व्लादिवोस्तोक पर अब चर्चा कर रहे हैं और इस शहर को भी अपना बता रहे हैं। असल में रशिया ने अभी हाल ही में व्लादिवोस्तोक की स्थापना का जश्न मनाया था और यही बात चीन के लोगों को पसंद नहीं आई। चीन का दावा है कि व्लादिवोस्तोक वर्ष 1860 तक चीन का हिस्सा था, लेकिन ब्रिटेन, फ्रांस और रशिया से युद्ध में हार के बाद उसे ऐसी संधि पर मजबूर कर दिया गया था जिसमें व्लादिवोस्तोक शहर को चीन के हाथ से वो निकल गया था और चीन को उसी का मलाल है। यानी सोचिए, चीन अब रशिया के शहर पर भी अपना दावा जता रहा है।